वेलकम टू जेपीडी आईएसपीसीएस। तो ये देखिए, ये सीएपीएफ जो हमारे 2023 का पेपर है। ओके, सो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये पेपर हमारे प्रीलिम्स 2024 के लिए। ओके, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन था एक सीएपीएफ में 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये पूछ रहा है कि डीपेस्ट इनलैंड वाटर पोर्ट कौन सा है इंडिया में, और यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है जो ये चारों जो है मेजर पोर्ट है। ओके, तो यहीं पर नहीं है। अभी आपको मैं एक चमत्कार दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए, ये 2023 का हमारा आईएएस एग्जाम का पेपर है, और इसमें इन्होंने विशाखापट्टनम कामराजर पोर्ट, मतलब इन्होंने पोर्ट के बारे में पूछा, और इन्होंने विशाखापट्टनम पोर्ट के यहाँ पर दिया कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। ओके, फिर आप यहीं पर नहीं, ये देखिए, ये सीएपीएफ 2016 का पेपर था। ओके, और यहाँ पर उन्होंने बताया मुंद्रा पोर्ट इज इंडिया मेजर प्राइवेट सेक्टर पोर्ट। ओके, तो अगर अब ये उस हिसाब से, तो हमारा ये सेकेंड ऑप्शन, अगर हमने केवल सीएपीएफ 2016 का ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता, तो 2023 में हमारा इस सेकेंड ऑप्शन में पता चल जाता कि ये तो सही है भाई। समझ रहे हो? अभी और नहीं, अभी और मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या कब उन्होंने पोर्ट के बारे में कितनी बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ये देखिए, आईएएस एग्जाम का 2019 का है। इन्होंने यहाँ पर पूछा कि जो मेजर और नॉन मेजर पोर्ट होते हैं या माइनर पोर्ट होते हैं, उनके बारे में पूछा, और पूछे कि कौन सा मेजर माइनर, मतलब अगर हमने यहाँ पर पढ़ा होता तो हमको पता तो चल ही जाता कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, कुछ उनकी क्वालिटीज भी, तो हम 2023 का वो पेपर कर लेते। ओके, अभी इतना ही नहीं, अभी और भी दिखाता हूँ। फिर आप ये देखिए, ये आईईएस का एग्जाम है, ये भी यूपीएससी कंडक्ट करता है, और यहाँ पर इन्होंने फिर पोर्ट दिया है और स्टेट का नाम पूछा है। मतलब अगर हमने ये सॉल्व किया होता डिटेल में तो भी क्वेश्चन हमारे बन जाते। फिर ये देखिए, एनडीए का क्वेश्चन है। एनडीए जो कि मतलब हमारे मतलब कहते हैं कि हमारे लेवल से ये बहुत कम पूछता है, बट यहाँ पर देखिए, विशाखापट्टनम पोर्ट। ओके, अगेन अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, तो यहाँ पर देखिए, डीपेस्ट लैंड लॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट, वही मतलब जो अभी मतलब सीएपीएफ में और यूपीएससी में जो ऑप्शन दिया वही यहाँ पर भी इन्होंने दिया है। ओके, इनलैंड रिवराइन पोर्ट ये भी पूछा हुआ है उन्होंने कई बार, तो यहाँ पर आप ये देख चुके। ओके, फिर ये देखिए, सीएपीएफ 2019 में इन्होंने फिर उन्होंने पूछा कि जो मेजर पोर्ट है, जो पोर्ट है इंडिया में, और जितने मतलब मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट के बारे में इन्होंने पूछा, और ये पूछा कि कौन किसके अंदर गवर्न होते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना, जो यूपीएससी ने यहाँ पर ये 2023 में पूछा था, इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा कि फर्स्ट मेजर पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। ओके, फिर यहाँ पूछा लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, मतलब उन्होंने इससे मतलब वन लाइनर जीके पूछा, और वन लाइनर जीके यूपीएससी ने वही जीके पूछा जो यूपीएससी ने पहले से पूछ रखा है कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये देखिए, ये 1919 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, और इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर पोर्ट पूछा। तो मतलब इससे आपको ये पता चल सकता है कि यूपीएससी को ना पोर्ट से प्यार है। ओके, तो इतना तो ये समझ में आता है कि यूपीएससी के लिए पोर्ट बहुत प्यारा है। ओके, फिर अभी मैं और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है 2016 का, यूपीएससी ने सितवे पोर्ट के बारे में पूछा। सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार में, अभी हम इन सबको सॉल्व करेंगे, बट मैं आपको रिव्यू दिखा रहा हूँ कि यूपीएससी मतलब कैसे अपने टॉपिक को कितने प्यार से रखता है। ओके, तो आप मतलब देखिए, मतलब कितनी बार कितना रिपीट किया है। मैंने केवल 2-3 बार मतलब अभी सर्च किया, और मैं वहां जितना पाया क्वेश्चन वहां से लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और आप मानिए कि ये 10 मतलब मुझे 10 मिनट भी नहीं लगे ये यूपीएससी के क्वेश्चन लाने में। तो मतलब सर्च करने में, अब मतलब मैंने जैसे सॉल्व कर रखा था सीएपीएफ और सीडीएस का, तो मुझे मतलब जब जब मिलता गया तो मैंने उसको एक्यूमुलेट कर। तो आप मतलब यहाँ देखिए कि 10 क्वेश्चन तो जितना मुझे अभी मिला मैंने आपको दिखा दिया कि यूपीएससी ने पूछा, और जो मेनली जो जितने भी क्वेश्चन है आपने देखा होगा 2016 के बाद के ही है। एक दो क्वेश्चन जो यूपीएससी के जो 19 वगैरह का छोड़।
तो इससे ये तो पता चलता है कि पोर्ट कितना प्यारा है। तो इसी को माइंड में रख के हम आज मतलब मैं ये एक इनोवेशन ले रहा हूँ कि मैं आपको जो सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए इन सब के जो पेपर होते हैं ना, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो होते हैं, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर। पहले पीवाईक्यू देखेंगे जो उससे रिलेटेड आए होंगे, और उतने पर ही नहीं रुकेंगे। जैसे हमने कोई सॉल्व किया तो उसके बाद जो मैप रिलेटेड जितने भी हो, चाहे वो जितने भी हो, उसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, मतलब बहुत ही डिटेल में मैप वगैरह लगाकर अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इससे आप मान लीजिए अगर आपने और हमने अगर पीवाईक्यू जो है ना, वो सीडीएस और सीएपीएफ और यूपीएससी के जियो साइंटिस्ट वगैरह के जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर हमने केवल पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो हमारा प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता। अगर जैसे मैंने सॉल्व कराया और आपने सॉल्व कर लिया तो कोई नहीं रोक पाएगा प्रीलिम्स आपका। और ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। तो अभी हम ये CAPF 2000 देखिए, मैंने कितना मतलब ये कंटेंट ढूंढने में तो एफर्ट लगा ही है। जो ये कंटेंट है ये हमने ढूंढा है और इसमें बहुत एफर्ट लगा, और यूपीएससी ने इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा, तभी हमने ये कंटेंट लगा दिया। तो ये देखिए सब, तो ये CAPF 2023 का पेपर है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन, जैसे ये एक नया इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है, अगर आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम पक्का बहुत गजब, मतलब अभी तक किसी ने ऐसा सॉल्व नहीं करेगा, इतना गजब तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और गारंटी देता हूं, अगर आपने सॉल्व कर लिया और रिवीजन कर लिया तो आपका जीएस का पेपर कोई रोक नहीं सकता, अगर आपने सिली मिस्टेक नहीं की एग्जाम में तो। ओके, ये समझ लीजिए, अगर आपने रिवीजन और सॉल्व अच्छे से कर लिया, और आपका मतलब बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। अगर पढ़ रहे हैं तो इतना मैं मान रहा हूँ कि आपका बेसिक क्लियर है, तो बेसिक आपका क्लियर ही होगा। तो उसी बेसिस पर चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये देखो, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारे नेशनल इमरजेंसी पर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार नेशनल इमरजेंसी पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, 1 2 3 4। ये तो मतलब मुझे जल्दी जल्दी में ढूंढना था, तो जहां से जो मिला मैंने ले लिया। ये एक एग्जाम रोबोट साइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जाकर, या मैं यहाँ पर लाऊंगा तो आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिटेल में। ओके, तो हम 6 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हम यूपीएससी को अपने माइंड में रखते कि हाँ, हमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के वे में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आप एक मतलब इनिशिएटिव ले लीजिए कि जब बहुत ही बड़े स्टेटमेंट हो, जैसे यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट है भाई, वो भी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो हम ये करेंगे कि हम हमेशा फोर्थ से पढ़ेंगे। ये आप सोच के देखिए कि हम फोर्थ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और आज हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months at a time only if approved by the resolution of both the house of parliament. ओके, ओके, इसको होल्ड पर रखते हैं। फिर कह रहा है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड स्टेट लेजिस्लेचर। इट इज करेक्ट। हाउ इट इज करेक्ट? क्योंकि ऑटोमेटिकली स्टेट लेजिस्लेचर इवन जब स्टेट इमरजेंसी लगती है, ओके, तब भी नहीं सस्पेंड होता। तो जब ये नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सस्पेंड नहीं होगा, बट पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक अ रूल लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। तो पार्लियामेंट कैन मेक पावर ऑन द सब्जेक्ट included in the state list, but state legislature do not suspend. Okay, तो it is correct. फिर सेकंड कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट ऑफ एनी मैटर। यस, इन द
as we know that during the national emergency, the federal structure convert into unitary. Okay, the federal structure of the constitution convert into unitary. So union government become the all power of the nation. तो parliament especially, तो parliament can give this direction to the state in the any matters. Okay, तो it is correct. फिर फर्स्ट कह रहे हैं, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय ए प्रेसिडेंट ओनली when security of India or any part of there is threatened by war, external aggression and armed rebellion. ये याद रखना, ये armed rebellion है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 44 अमेंडमेंट एक्ट से ये वर्ड लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्म रेवेलियन जो है वो नहीं था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी जगह पे क्या था, इंटरनल डिस्टरबेंस। तो इंटरनल डिस्टरबेंस जैसे कि बहुत वेग टर्म है, तो इसको हटा के कहा गया कि जब आर्म्ड रेवेलियन होगा इंडिया में, या फिर मतलब कोई जब बहुत ही जैसे ये कंडीशन होगी तभी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनल डिस्टरबेंस का नेम से यू कैन पुट national emergency. Okay, so that is also correct. So we have seen that 1 2 3 is correct. Okay, so as per the option 1 2 3 is correct, but one thing remember that 4 option is also correct. And when this is came like a, so यूपीएससी ने अपना ऑप्शन चेंज किया और इन्होंने दिया 1 2 3 4, ये इन्होंने ऑप्शन दिया था, मतलब चेंज किया था इन्होंने ये क्वेश्चन, और 1 2 3 4 करेक्ट माना था, तो 4 इज करेक्ट. So how 4 is correct? ये कह रहा है द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ. इट इज करेक्ट. मैक्सिमम 6 मंथ कंटिन्यू, एवरी 6 मंथ जो पार्लियामेंट है उसका अप्रूवल की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए. और अगर हर 6 मंथ पे ये पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो जो इमरजेंसी है ना वो इनडिफिनिट पीरियड तक चल सकती है, मतलब जितना दिन हो उतना दिन कंटिन्यू हो सकती है. बट जो प्राइम फेसी क्या है कि हर 6 मंथ पर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए. ओके, सो इट इज करेक्ट. अब हम इसके बारे में आपको मैंने कंटेंट दिया हुआ है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. ओके, जेपीडी आईएएस आप सर्च कर लेंगे आईएएस तो भी आ जाएगा, या फिर मेरे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा उससे या कमेंट बॉक्स से ज्वाइन कर लेना. और आपको ये पढ़ना है पूरा इमरजेंसी के बारे में. तो जो भी इमरजेंसी के क्वेश्चन आएंगे 80% क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम हियर. So you have to read each and every line this. Okay, तो इसमें जैसे यहाँ पर लिखा है नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी, प्रेसिडेंट रूल के बारे में भी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में भी. तो ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, जैसे देखते हैं यहाँ पे. ये कह रहा है कि जो 1 मिनट, ये कह रहा है जो ड्यूरेशन जो है, कह रहा है कि जो नेशनल इमरजेंसी हो कंटिन्यू फॉर 6 मंथ कैन बी एक्सटेंड टू इनडेफिनिट. आई हैव टोल्ड यू पीरियड बाय टेकिंग अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ. अगर एवरी 6 मंथ पर पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है तो नेशनल इमरजेंसी इनडेफिनिट पीरियड तक चलाई जा सकती है. एंड दिस इज द प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज अंडर आर्टिकल 356 एंड आल्सो अंडर आर्टिकल 365. 365 मीन्स इट इज द आर्टिकल which saying that कि जो स्टेट है दे हैव टू मेंटेन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, and if state to failed the maintain the line of communication and center ने कोई suggestion दिया and they are not complying with the that suggestion, that so in this situation center can impose the president rule in the state. Okay, so it is about the article 365. तो दोनों आर्टिकल याद रखना. और फाइनेंशियल इमरजेंसी अबाउट द आर्टिकल 360. तो फाइनेंस ये प्रेसिडेंट रूल के कंटिन्यू फॉर 6 मंथ कैन बी एक्सटेंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years. मतलब यहाँ पर कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं था, बट देयर इज अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, मतलब मैक्सिमम 3 year. और एवरी 6 मंथ पर पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है. यहाँ पर देखिए
एक रहा कंटिन्यू इनडिफिनिटली। तो आपको ये पता होना चाहिए जो नेशनल इमरजेंसी है और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, दोनों इनडिफिनिट पीरियड तक चल सकती है until revoke there have no prescribed maximum period और no repeated parliamentary approval। ये डिफरेंट है, मतलब एक बार अप्रूव कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये जरूरी नहीं कि एवरी 6 मंथ लाइक अ नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव इट। पार्लियामेंट को रिक्वायर नहीं है एवरी 6 मंथ पर अप्रूव करने को फाइनेंशियल इमरजेंसी को। ये तीनों आप याद रखेंगे, तो आपको ये पढ़ना है पूरा। ओके, तो आप ये सब पढ़ लेना। फिर मैं आपको एक बात ये दिखाता हूँ आपको कि कैसे अप्रूव किया जाता है, मेजोरिटी क्या रिक्वायर्ड होती है। तो याद रखना जो नेशनल इमरजेंसी है इसमें स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एंड जो ये है हमारा प्रेसिडेंट रूल है वो सिंपल मेजोरिटी है ओनली, मतलब 50% मेंबर द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, और ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो भी क्या है हमारा 50%, मतलब वो सिंपल मेजोरिटी है। तो फाइनेंशियल एंड प्रेसिडेंट रूल सिंपल एंड नेशनल इमरजेंसी याद रखना पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव विद द स्पेशल मेजोरिटी। और अप्रूवल कितने मंथ पे ये भी आप देख लेना कि कैसे चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल 1 मंथ में ही चाहिए। जैसे कि आज नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने लगाया तो उसके 1 मंथ के अंडर पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी, तो ये याद रखना। और जो प्रेसिडेंट रूल है उसमें 2 मंथ के विद इन 2 मंथ पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, और दिस सीन इज आल्सो 2 मंथ। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल 2 मंथ के अंडर, दिस रिक्वायर्ड और नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्ड विद इन 1 मंथ। नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी, फाइनेंशियल एंड दिस मेजोरिटी रिक्वायर्ड, प्रेसिडेंट रूल रिक्वायर्ड simple majority। So all you have to remember that। ओके, तो ये आप मतलब अच्छे से देख लेना, आप पीडीएफ लेकर पढ़ लेना, और मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये जो पीवाईक्यू है आपको सॉल्व करना है। वैसे मैंने आप बहुत से मैं आंसर दे रखा, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज द पीरियड विद विच प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मेड बाय द प्रेसिडेंट इज टू बी। नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही, प्रोक्लेमेशन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को अप्रूव देना पड़े, तो हमने देखा जैसे कि विद इन 1 मंथ। ओके, तो नेशनल इमरजेंसी केस में पार्लियामेंट को 1 मंथ के अंडर अप्रूवल देना पड़ेगा। बट एक बात और मैंने बताया था कि जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल प्लस फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कितने मंथ के अंदर, 2 मंथ दोनों में। तो दोनों ये आपको ऐसे याद रखना है, इसलिए मैंने उस पर फोकस किया क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पूछता है बार बार। ओके, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, फंडामेंटल right guaranteed in the constitution India can be suspended only by the proclamation of national emergency। तो इन दिस केस पर फंडामेंटल राइट जो होते हैं, जो 14 होता है हमारा, और इफ द नेशनल इमरजेंसी में हमारा मेंशन है, प्रेसिडेंट ने मेंशन किया तो 19 भी हमारा ये सब सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं इस केस में। फिर ये क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली इन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन। तो ये आपको देखते रहना है। फिर ये क्या क्वेश्चन था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन इन द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी। तो हेल्थ इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है भाई, भूलना मत। ऐसा नहीं है कि मतलब यूपीएससी, ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे वैसे कह के पूछ लेगा, और जब एग्जाम में होते हैं तो प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में हमसे सॉल्व कराने का मतलब काफी वो होता है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, ये भी आप देख लीजिएगा। पॉलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ओल्ड है, आईईएस में पूछा था, ये यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसमें पूछा है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, ड्यूरिंग इमरजेंसी द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट। सेम क्वेश्चन ना सीएपीएफ में पूछा था, मतलब वो ऑप्शन था। ये देखो ये स्टेटमेंट सेम है सीएपीएफ के 2023।
फिर कह रहा है द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर डिनाइड टू द सिटीजन्स। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है उसके अलावा भी जो आर्टिकल 21 है या आर्टिकल 20 है, ये सब नहीं सस्पेंड होते, ये नहीं डिनाइड किए जाते। तो 2 हमारा इस केस में रॉन्ग है। फिर थर्ड कह रहा है इन एन इमरजेंसी द नेशनल फेडरल सिस्टम इज मॉडिफाइड एंड द कंट्री इज गवर्न एज इफ इट वाज यूनिटरी स्टेट। यस, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो सेंटर होता है और उसके पास ऑल ऑफ द स्टेट पावर, मतलब वो फुल पावर में आ जाता है, एनी डायरेक्शन इशू कर सकता है स्टेट में। और सेंटर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक पावर ऑन द सब्जेक्ट व्हिच आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तो इसलिए ये सही है, यूनिटरी हो जाता है वो। फिर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द अप्रूवल। भाई देखो कितना मतलब चरस खा के बनाया आपको, भाई अप्रूवल दो में पता है कि चाहिए 1 मंथ में। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 4 करेक्ट था और हमारा 4 इनकरेक्ट था, और कौन सा इनकरेक्ट था हमारा, 2 इनकरेक्ट था। तो 4 और 2 जब इनकरेक्ट होगा तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो देखिए मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो हमने 6 भी सॉल्व कर लिया, और इससे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आपने वो चार्ट जो दिया है वो कर लिया तो आप बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये सोच लेना कि 6 में सभी ऑप्शन सही हैं। यूपीएससी ने चेंज किया था क्वेश्चन, उन्होंने 1 2 3 4 ही माना है सही, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। फिर देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो ये सार्क पे क्वेश्चन पूछा है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ओके, तो अब इसको देखते हैं। तो पहली बात, हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, फिर इसके बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। तो फोर्थ से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ज़्यादा है तो फोर्थ में कह रहा है टू वर्क टूवर्ड्स एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मतलब कह रहा है कि जो सार्क है इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको एंड करना है, खत्म करना है, या उस पर कोऑपरेशन लाना है। ओके, इसको होल्ड रखते हैं, क्योंकि जो ये आप मतलब जरा सोचिए यूपीएससी ये स्टेटमेंट क्यों दिया हुआ, क्योंकि जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वो टेररिज्म से बहुत ज़्यादा परेशान है, टेररिज्म यहाँ पर बहुत हाई हो। ओके, तो और आप ये भी सोचिए कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसमें मतलब ये टेररिज्म जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको लाने के लिए एक पर्सनल इफेक्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट लगाना पड़ेगा। ओके, तो आप मैं भी इसको होल्ड पे रखता हूँ और हम सॉल्व करते हैं सेकेंड। टू कंट्रीब्यूट टू द म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब आप यहाँ पर टर्म देखिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, अप्रिसिएशन ऑफ द वन अनदर्स प्रॉब्लम। भाई कितना पॉजिटिव बात किया और कितने ऑब्जेक्टिव टर्म बिल्कुल फेंके हुए हैं, मतलब इतने गजब गजब, मतलब बड़ी बड़ी बातें की हुई है। ये सही है, बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल म्यूचुअल ट्रस्ट की बात कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, प्रॉब्लम से डील करने की बात कर रहा है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, तो ये कंट्रीज के भी, तो ये तो सही है, ये तो पक्का सही ही है। ओके, फिर कह रहा है टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ करना है कलेक्टिव रिलायंस, मतलब अपना रिलायंस जितने ये साउथ एशियन नेशन है या ये जो कॉपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रमोट करेगा कलेक्टिवनेस इन सभी कंट्री। तो बिल्कुल सही है भाई, कलेक्टिवनेस और ये मतलब पॉजिटिव बात कर रहा है, तो ये सही है। ओके, फिर क्या है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, मतलब देखो आजकल क्या वो किसकी बात होती है, ह्यूमन राइट की बात होती है, कहीं पर अटैक होता है वहाँ के मतलब चिल्ड्रन की बात होती है, वहाँ के डेवलपमेंट की बात होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि
ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा है, तो ये लोग भी इस पे काम करने के लिए, कलेक्टिव काम करने के लिए आएंगे एक फ्रेमवर्क में। तो ये कह रहा है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही है ये भी। ठीक है, मतलब ये तो हुआ, तो हमारा 1 2 3 इज करेक्ट। और फोर्थ के बारे में आप, फोर्थ इज रॉन्ग, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारे सार्क का। तो आप याद रखिए। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शन भी देखिए, तो हमारा 1 2 3 इज करेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है सार्क का कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमें एंड करना है। ओके, तो ये सही हो गया। तो अब हम देखते हैं कि सार्क के बारे में। तो सार्क जो हुआ वो फॉर्म हुआ था हमारा 1980 और 81 के अराउंड। यहाँ पर देख ले पहले सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो हमारा सार्क में है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ओके, एंड नीचे क्या है हमारे मालदीव एंड श्रीलंका। तो मालदीव एंड श्रीलंका। तो ये आपको याद क्या रखना कि भाई म्यांमार नहीं है, जो कि म्यांमार बिम्स्टेक का पार्ट है, लेकिन इसका पार्ट नहीं है म्यांमार। तो ये याद रखना है। तो ये हमारी कितनी 8 कंट्रीज सार्क की पार्ट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है 8 कंट्रीज का नाम। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी सार्क की, जिसके मतलब फॉर्मेशन की बात जब हुई थी, वो हुई थी हमारे कोलंबो में। कहाँ पर हुई थी वो? कोलंबो में वो बात हुई थी 1980 में। और वो अफगानिस्तान जो है मेंबर है सार्क का, वो न्यूएस्ट मेंबर है, और जो कि ऐड हुआ है 2005 में, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा काठमांडू में। सार्क जो है उसने इस्टेब्लिश किया है सार्क डेवलपमेंट फंड, याद रखना। ओके, और ये क्या है, उसने एक सार्क कंट्रीज के लिए इंडिया ने एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है, जिसको कहते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ओके, और ये है हमारा सार्क एसोसिएशन। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेटअप किया गया है सार्क कंट्रीज के द्वारा। तो आप इसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सेटअप किया गया सार्क कंट्रीज के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बांग्लादेश में है। तो याद रखना है। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना अभी तो बताया, ये साफ्टा है। ये अब मतलब सीडीएस में पूछा है यूपीएससी ने, और यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि साफ्टा क्या है। तो ये है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जितने 8 कंट्रीज है उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता है। बट ये अभी जो करंटली है ना, ये फुली डेवलप स्टेट में नहीं है। मतलब अभी ये फुली रेगुलेटेड नहीं है, और फुली फुली इसको मतलब क्या कहते हैं कि लगाया नहीं गया है। तो ये आप याद रखना कि साप्टा किससे रिलेटेड है। तो आप याद रखना सार्क से रिलेटेड है। सार्क कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ओके, जो फुली मेटेरियलाइज अभी नहीं किया जा सका है। और ये सेटिस क्या है, ये भी सर्विस ट्रेड की बात करता है। ट्रेड इन सर्विस, साउथ एशिया ट्रेड इन सर्विस। ओके, तो आप ये याद रखेंगे पूरा। 1 मिनट, साप्टा मैं आपका लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए क्या था साप्टा। तो आपको इतना ही याद रखना, क्योंकि जब यूपीएससी ने पूछा सीडीएस में, तो उन्होंने सिर्फ पूछा कि साप्टा किससे रिलेटेड है, तो सार्क पे। तो हमने इतने याद के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सार्क कंट्रीज के बीच में। सार्क सार्क कंट्रीज ये कंट्रीज है। तो ये इतना आप ये याद रखना। ओके, तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन था, ये सॉल्व करते हैं। कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 1 मिनट,
भाई 4 ऑप्शन है, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है। तो सॉल्व करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और हम सॉल्व करेंगे डी से। कह रहा है द जज विल बी, मतलब किसके बारे में पूछा है पहले ये देख। Which of the following statement with regard to impeachment of the judges of the Supreme Court of India is correct? मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज हैं उनके इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में ये पूछ रहा है। तो डी से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देख लेना कि कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब एक ही इसमें इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ये भी आप फोकस करेंगे। तो डी से देखते हैं। ये कह रहा है द जज विल बी रिमूव्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव हिज ऑर्डर फॉर रिमूवल। यस, इट इज करेक्ट। प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है जब पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर देता है इम्पीचमेंट का। फिर ये कह रहा है इफ द कमेटी फाइंड द जज इज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और द सफर फ्रॉम द इनकैपेसिटी। तो ये याद रखना कि misbehavior and incapacity is the ground of removal of the judges in the constitution। इसी ग्राउंड पे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव किए जा सकते हैं। तो कह रहा है कि if the committee found the misbehavior and incapacity, the motion together with the report of the committee is taken up for the consideration in the house where the motion is pending। That is also correct। डी कह रहा है द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय अ कमेटी ऑफ 3 जजेस ऑफ 3 मेंबर होते हैं इसमें, जिसमें से 2 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। मतलब एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है, 2 जजेस ऑफ द जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो यस, इट इज करेक्ट। फिर ये कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है हमारा, तो ये हमारा तो करेक्ट हो गया ये भी। A motion addressed to the president signed by at least 100 member of the both the house of parliament is delivered to the speaker। आप यहाँ पर मतलब सोचिए 100 मेंबर जो पार्लियामेंट नहीं है, अगर जैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस का इनिशिएशन जो हुआ वो अगर लोकसभा में हुआ तो वो सेकेंडेड किया जाना चाहिए कितने लोगों के द्वारा, 100 लोगों के द्वारा। बट अगर इफ इट इज इन राज्यसभा तो 50 मेंबर शुड बी साइंड बाय द 50 मेंबर, तभी उसका इनिशिएशन हो सकता है। और एक बात याद रखना, स्पीकर या जो चेयरमैन ऑफ होते हैं राज्यसभा के और स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द पावर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज द इम्पीचमेंट प्रोसेस रेजोल्यूशन। तो ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि 50 और 100 है। आप इसे सॉल्व करना, मैं इस आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना, बे आपको मिल जा रहा है। और जो ये ऐसा टॉपिक है जो हम जनरली पढ़ते हैं तो इतना भी वो नहीं है। ओके, फिर क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, G20 पे पूछा हुआ है। तो G20 की प्रायोरिटीज क्या थी इंडिया की, जब इंडिया की G20 अटेंड हुई 2023 में, तो क्या प्रायोरिटीज है। सॉरी, ये कह रहा है ग्रीन डेवलपमेंट। अब आप बताइए कि क्या इतना हमारा मतलब पेरिस एग्रीमेंट हो गया, हमको मतलब इतने हमने कमिटमेंट कर रखे हैं पेरिस एग्रीमेंट में हो या हमारे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हो, तो क्या हम इस पे बात नहीं करेंगे कि हमें ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। ऑफ कोर्स हम करेंगे जब इतने बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिला है तो। फिर कह रहा है वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन के इक्वलिटी इनइक्वलिटी पर बात नहीं करेंगे, ये भी करेंगे हम। फिर क्लाइमेट फाइनेंस की ये तो बात हमारी मतलब कब से चल रही, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, तो ये भी क्वेश्चन रेज किया जाएगा। हम हमेशा मतलब इंडिया हमेशा बात करता है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कहते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज पर काम तो करेंगे, हम भी मतलब हम अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, हम काम तो करेंगे, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऐसे डिवाइड हुई, जिन्होंने ज्यादा पोल्यूशन फैलाया है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिन्होंने कम फैलाया हुआ है पोल्यूशन और कम इमिशन कर रहे हैं,
चाहे हिस्टोरिकल हो या फिर प्रेजेंट स्टेज में हो, वो कम अपना कंट्रीब्यूशन, मतलब कि उनको जो ऊपर जो रेगुलेशन है वो थोड़ा लो होना चाहिए। तो हम इसकी बात हमेशा करते आ रहे हैं, तो ये तो हम करेंगे ही करेंगे क्लाइमेट फाइनेंस की बात। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल मतलब कि कौन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे आप मान लीजिए यूपीआई, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, यूपीआई हो गया हमारा। ओके, तो डिजिटल या फिर कोई साइबर स्पेस हो गया, साइबर सॉफ्टवेयर हो गया, या डिजी लॉकर हो गया, ये सब हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप ये पता लीजिए, तो इन चारों पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी प्रायोरिटीज है G20। तो G20 के बारे में याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आपको पता होना चाहिए G20 में, तो आप जाकर पढ़ेंगे। तो G7 कौन कौन सी हैं, आप मतलब देखिए एक बार। यूएसए है, 1 मिनट, मुझे भी सारी याद नहीं, लेकिन एक बार चलते हैं, ट्राई करते हैं कि G20 में कौन कौन से नेशन है। तो यूएसए है, ओके, रसिया है, ओके, कनाडा है, ओके, और इंडिया है, ओके, इंडोनेशिया है, ओके, मैक्सिको है, ओके, यूके है, ओके, और कौन से, फ्रांस है, इटली है, टर्की है, एंड ब्राजील है, एंड साउथ अफ्रीका है, एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया है। तो ये सब तो नेशन है, आपको मतलब इतना तो बिल्कुल पता होना चाहिए। एंड अर्जेंटीना, तो कितने हमने देख लिए हैं, यहाँ पर देखते हैं। एंड वन मोर, रिमेंबर दैट जर्मनी एंड जापान, दीज आर आल्सो मेंबर ऑफ द G20। तो कितना हमने देखा, चलिए देखते हैं कितना मुझे याद था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 मेंबर और हैं, तो आपको देखना है कि कौन से 2 है, और कंप्लीटली आपको याद करना है, मतलब इसमें कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। तो प्लीज बी रिमेंबर ऑल द नेशन ऑफ G20, ओके। तो आप ये याद कर लेंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा, ओके। तो हमने यहाँ इस पेज में सारे क्वेश्चन आई थिंक जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है सॉल्व कर चुके हैं। यस, अब हम फिर देखते हैं यहाँ पर हम 13 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है which one is the most abundant of all the element ऑन अर्थ, मतलब मोस्ट अबेंडेंट है जो एलिमेंट पाए जाते हैं ऑन द अर्थ। तो स्पेशली याद रखना, जो ऑक्सीजन होता है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा होता है, यहाँ अर्थ क्रस्ट की ही बात हुई है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, अराउंड 47%, ओके। और अगर ओवरऑल अर्थ की बात करें तो सिलिकॉन, ओवरऑल अर्थ की जो बात करें तो उसमें सिलिकॉन नहीं, 1 मिनट, आयरन जो होता है वो सबसे ज्यादा है, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना ऑक्सीजन। तो हम ये सॉल्व करते हैं क्योंकि ये यूपीएससी पूछ सकता है। तो ये देखिए, आप पीडीएफ ही डाउनलोड कर लेना, मेरा मैंने बनाया है बहुत मेहनत करके। तो अर्थ क्रस्ट की यहाँ देख लो, यहाँ इंटायर अर्थ का देख लो। आप अगर कभी आपको पीसीएस वगैरह देना पड़ गया तब तो ये मतलब एवरी ईयर वो दे यूज टू आस्क वन इन अनदर एग्जाम। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, क्रस्ट की बात करते हैं, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है। तो ये आप देख लेना एक बार। बट अगर इंटायर अर्थ की बात करें तो आयरन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर निकेल। आपने एक बात नोटिस किया क्या कि जो ऑक्सीजन है ना, और वहाँ पर जो स्टेटमेंट था
यहाँ पर देखिए तो आयरन दिया हुआ नहीं है और ना इन्होंने इंटायर अर्थ बोला है ना अर्थ क्रस्ट बोला है। तो आप मतलब कुछ भी सोचें, लेकिन जो इन सब में जो लार्जेस्ट है वो तो यही है ना, ऑक्सीजन ही। क्योंकि ऑक्सीजन देखिए 30% यहाँ पर और 47% क्रस्ट में। तो ये याद रखना है आपको। तो इसको आप कैसे याद रखते हैं, आई वो यस ऐसे करके, मतलब आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो ये आपको मतलब पूरा ये आपको पढ़ना है और याद रखना है। मेहनत मेरी बेकार नहीं करनी की, हाँ देखना नहीं भाई, देख लेना यार। ओके, फिर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो ये प्लेटिनम है। याद हो जाए तो ठीक, ना याद हो तो कोई बात नहीं है। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार 2023 प्रीलिम्स में भी इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। स्तूपा मतलब लार्जेस्ट स्तूपा एट सांची के बारे में ऑब्जर्वेशन बताना है। व्हिच ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट अबाउट द स्तूपा एट सांची, लार्जेस्ट स्तूपा एट सांची। तो हमको ये पता हो जाए ये स्तूपा जो है ओरिजिनली फॉर्म में किसने बनवाया था। तो हमारे सबसे चंद्रगुप्त के वो क्या बोलते हैं, अकबर, अकबर नहीं सॉरी, अशोका। सो अशोका हैज मेड दिस स्तूपाज, ओके, इन ओरिजिनल फॉर्म। तो ओरिजिनल फॉर्म में जब अशोका has constructed this stupa, so he generally construct this stupa in the bricks form। तो ये सब आप याद रखना। एंड द इस जो स्ट्रक्चर था स्तूपा का, दैट वाज वेरी सिंपल एट द टाइम ऑफ अशोका। ओके, देन आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी, व्हिच डायनेस्टी केम, शुंगा डायनेस्टी। एंड दे मतलब शुंगा डायनेस्टी जो आई, दे डेकोरेटेड द स्तूपा, मतलब दे renovated stupa and they made the even they made the gateways of the stupa। तो ये आप याद रखना कि जो सुंगा डायनेस्टीज है, यूजुअली भी कंसीडर सुंगा डायनेस्टी एज अगेंस्ट ऑफ बुद्धिज्म। बट ये आपको याद रखना कि सुंगा डायनेस्टी हैज मेड द कंट्रीब्यूशन इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपा एट सांची या सांची स्तूपा, जो कि एमपी में है, ये भी आपको पता हो क्योंकि बहुत ही वैसा। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गोइंग बाई इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमको, चाहे वो रिटन फॉर्मेट में हो या अनरिटन फॉर्मेट में हो, अवेलेबल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, मतलब इंस्क्रिप्शन मतलब जो रिटन फॉर्मेट, ऑन द रेलिंग ऑफ द स्तूपा, मतलब वहां पर स्तूपा पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है अगर उसके द्वारा सोचे, तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवे, वन ऑफ द मतलब ऑल नहीं कहा इन्होंने कि ऑल गेटवेज, वन गेटवेज, वन ऑफ द गेटवे वाज फाइनेंस्ड बाई, मतलब पैसा दिया गया है बाई गिल्ड्स, गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर्स। गिल्ड क्या होते थे, ये मर्चेंट बॉडी होती थी एंशिएंट इंडिया में, आप कह सकते हो मर्चेंट काउंसिल होती थी, आप कमेटी या काउंसिल मान सकते हो गिल्ड को। और आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो महात्मा बुद्ध जी हो या महावीर जी, इन दोनों के जो मोस्ट ऑफ द जो लार्जेस्ट सपोर्टर थे वो थे हमारे मर्चेंट क्लास पीपल। ओके, मैं आपको मतलब सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो फॉलोअर थे और जिन्होंने बहुत ज्यादा मतलब गिफ्ट भी दिया था महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी जी को, वो मर्चेंट क्लास था हमारा। तो यहाँ पर इट इज वेरी पॉसिबल दैट द मर्चेंट और गिल्ड has financed the gateway of the Gautama Buddha or stupas. Okay, because they are mostly the merchant follower of the ancient India, they used to follow the Buddhism. They were the one of the largest follower in the ancient India of the Buddhism. So ये इस हिसाब से तो ये करेक्ट हो गया, मतलब आप इसे सोचे तो। ओके, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन कर रहा है कि इन इट्स
In its original early form, this stupa was plain except for the stone railing and the gateway, which were richly carved. कहते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो ये जो स्तूपा है वो बहुत प्लेन होता था। ये तो सही है, मैंने बताया ना कि ओरिजिनल फॉर्म में स्तूपा बहुत प्लेन था जब अशोका हैज कंस्ट्रक्टेड दिस। ओके, सो इट इज राइट। और फॉर द एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग एंड द गेटवे व्हिच वर रिचली कार्व्ड। तो यहाँ पर प्लेन के साथ साथ मतलब आप यूपीएससी की ब्यूटी तो देखिए क्वेश्चन आंसर। उन्होंने कहा प्लेन था बट इतना भी प्लेन नहीं था कि जो रेलिंग है स्तूपा की वो और गेटवे है वो रिचली कार्व्ड, मतलब उनकी जो बनावट थी, उनके जो कंस्ट्रक्शन थे वो काफी अच्छे थे। तो भाई ये मतलब कह तो रहा है प्लेन है, बस उसी में वो ला भी रहा है, मतलब कि ये स्ट्रीम नहीं कह रहा है, तो इट इज करेक्ट। फिर थर्ड, करेक्ट द पैनल्स ऑन द फोर गेटवेज कंटेन स्कल्पचर ओनली। मतलब कह रहा है जो फोर गेटवेज का है वहां पर वो केवल स्कल्पचर। और यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है इंस्क्रिप्शन गेटवे अवेलेबल फॉर द इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन भी है यहाँ पर, ये बता रहा है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ओनली स्कल्पचर कंटेन किया हुआ है इन द फ्रंट एंड हैव नो स्कल्पचर। मतलब फ्रंट में कहते हैं कि भाई स्कल्पचर है, चलो, और ओनली स्कल्पचर है। और क्या कह रहे हैं कि जो रियर साइड है ना, रियर साइड, वहां पर कोई स्कल्पचर वगैरह है ही नहीं। भाई मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हो। जात का हम यूजली देखते हैं कि जो भी स्तूपा के, चाहे वो केव हो एंशिएंट इंडिया की, या चाहे कोई पिलर इंस्क्रिप्शन हो, या फिर कुछ भी जो भी हमें मिला है, हम देखते हैं कि उसमें या तो जात का स्टोरी बुद्धा की कंस्ट्रक्ट की गई है, इंस्क्राइब्ड की गई है, या फिर कोई बुद्धा के लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है इसमें स्कल्पचर के फॉर्म में, या कोई सिंबल दिखाया गया है, लाइक इट कैन बी एलिफेंट, और इट कैन बी लोटस, इट कैन बी हॉर्स, वट एवर द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द बुद्धा। सो इट वॉज shown in the inscription एंड स्तूपाज ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई स्कल्पचर ही ना हो भाई। तो ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा, तो ये इनकरेक्ट। मतलब आप सोचो ऐसे। फिर ये कह रहा है इन 1988 टाइम दे दिया गया। तो टाइम जैसे दिया गया तैसे आप सोचिए कि क्या यूपीएससी चाहता है कि आप इस टाइम को याद रखें। When the stupa was discovered, all of its four gateways were intact। आप मतलब ऐसा सोचिए कि कह रहे हैं कि जब स्तूपा 1980 में डिस्कवर हुआ, और बना कब था आप सोचिए, अराउंड 1500 ईयर्स बिफोर। ओके, इतना साल पहले ये बना हुआ था। और इतने साल में इतने इन्वेडर्स आए, इतने लोग आए, और इस स्तूपा के गेटवे को कुछ हुआ ही नहीं, बट द माउंट वाज इन पुअर कंडीशन। मतलब ये बता रहे कि यहाँ गेटवे है भाई, यहाँ माउंट है। तो गेटवे तो बिल्कुल मतलब सेफ है, लेकिन माउंट भाई टूटा फूटा है। मतलब ये पॉसिबल है? बताओ भाई, जो भी आएगा गेट से ही आएगा ना। तो गेटवे तो पहला मतलब फर्स्ट व्हाट वुड गोइंग टू बी डिस्टर्ब, इट इज अ गेटवे और बाउंड्रीज ऑफ द स्तूपा। सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। ओके, सो इट इज इनकरेक्ट। एंड मोर ओवर आई वुड टेल यू कि 1980 में नहीं, बट इट इज अराउंड 1818 के अराउंड इसको डिस्कवर्ड किया गया था। तो ये आप देख लेना। बट वैसे भी यहाँ पर आप मतलब गेटवे वगैरह समझ सकते हैं कि क्या खेल खेला गया। ओके, फिर तो हमारा ये इनकरेक्ट हो गया है। ओके, और ये भी 3 और 4 दोनों हमने देखा इनकरेक्ट है। 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। आर्ट हिस्टोरियंस जो हैं have established clear connection between the sculpture of the stupa with the event described in the Jatka tales। yes, जो जातका स्टोरीज, क्योंकि स्तूपा के गेटवे वगैरह पे इंस्क्राइब्ड की गई हैं, बनाई गई हैं, तो क्लियर कनेक्शन तो जातका टेल्स से मिल जाता है। ओके,
वार सीन कह रहा है, जो वार स्केन है, हैव आल्सो बीन डिपिक्टेड इन दीज स्कल्पचर। मतलब आप सोचिए, सुंगा का टाइम हो गया या फिर अशोका का टाइम हो गया, अशोका ने तो चेंज भी हुआ आफ्टर द कलिंगा वार, तो क्या मतलब वो दैट वाज द टाइम ऑफ द वार, time of the battles. One king attack on the another king. There was a, like a something. So and moreover, this is the time Ashoka के time पे तो ये the महाजनपदा conquest time was also going on. सुंगा टाइम पे तो इन्वेडर्स थे बहुत ज्यादा, एंड सुंगा आल्सो परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। तो क्या इट इज पॉसिबल कि विदाउट वार टाइम इज नॉट इवन द एनी स्कल्पचर फाउंड? ये पॉसिबल नहीं है, तो इट इज करेक्ट। तो हमने देखा 3 और 4 इनकरेक्ट था, तो अगर हम जैसे अगर हमको और कुछ नहीं, 3 और 4 को हम इनकरेक्ट करते हैं, तो 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो वो मतलब एक ऑप्शन केवल 3 को इनकरेक्ट करने से। कैसे 3 को इनकरेक्ट है? 3 आप देखेंगे पढ़िए तो लगता है कि बिल्कुल इनकरेक्ट, मतलब ये कह रहा है फ्रंट साइड में तो केवल स्कल्पचर है और रेयर साइड में कोई स्कल्पचर ही नहीं है, मतलब बिल्कुल सादा सूदा बता है। तो 3 तो वैसे इनकरेक्ट, तो आपको अगर नहीं भी उतना मतलब तो भी आप डी इसका लगा सकते हैं केवल 3 को एलिमिनेट करके। ओके ओके। तो आई होप आपने, अब ये देखते हैं बुद्धिस्ट साइट जो है, तो आप एक लुकआउट कर लेना इसका। ये बामियान बुद्धा यूपीएससी में पूछ रखा है कि क्या है बामियान प्लेस इज रिलेटेड टू व्हाट। तो याद रखना, बामियान इज अ बुद्धिस्ट साइट रिलीज इन अफगानिस्तान, देख सकते हैं ना अफगानिस्तान। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धा इमेज। ओके, यू कैन से स्कल्पचर बामियान बुद्धा। Taxila is also related to the Buddhist site. Uh, so it is also, you can remember that. और मोस्ट ओवर जो यहाँ की साइट है यूपी एंड बिहार की, इन सबको देख लेना। ये सारनाथ जो यूपी में, वाराणसी फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, धर्म चक्र प्रवर्तना। ओके, फिर कापिल वस्तु जहाँ पर मतलब बुद्धा का साक्य क्लान, लुम्बिनी जहाँ बुद्धा का जन्म हुआ था, नेपाल में है। फिर ये बोध गया जो कि बिहार में है। नालंदा हमको पता है यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने कुमार गुप्ता हैज एस्टेब्लिश दिस। कुशीनगर जहाँ गुप्ता ने आखिरी बार मतलब गुरु गुप्ता, ओ सॉरी, बुद्धा हैज अटेन द महापरिनिर्वाण इन द कुशीनगर। कुशीनगर कौन से महाजनपदा में आता था? तो मल्ला, याद रखना, मल्ला किंगडम। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, आप देख लेना वहां पर। फिर ये देख लिए महास्थांगढ़, ये भाई पूछा है यूपीएससी ने, महास्थांगढ़ प्लेस कहाँ पर? तो महास्थांगढ़ कहाँ पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे वेस्ट बंगाल में है। और महास्थांगढ़ फेमस क्यों है? यहाँ पर महास्थांगढ़ जो प्लेस है ना, यहाँ ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और यहाँ पर बहुत सारे टेराकोटा ये मिले हुए हैं, टेराकोटा आर्टिफैक्ट पाए गए हैं महास्थांगढ़ से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, रट्टा मार लो इसको। ओके, ये सिरपुर हो गया, ये भी याद रखना है कि बुद्ध से। ये ललित गिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी। उदयगिरी केव हमको पता है, उदयगिरी एंड खांडगिरी केव ऑफ उड़ीसा, जो कि रिलेटेड है बुद्धा, मतलब बुद्धा के भी पहले जो खंडगिरी केव उदयगिरी केव था वो मतलब जैनिज्म से ज्यादा कनेक्ट करता है, बट बुद्धा के भी कुछ उसमें पाए जाते हैं। अमरावती स्तूपा, ये भी याद रखना। आंध्र प्रदेश नागार्जुन कोंडा, तो बिल्कुल नागार्जुन पता है कौन थे नागार्जुन? मध्यमिका स्कूल के फॉलोअर थे नागार्जुन। मध्यमिका स्कूल जिसने क्या दिया था? शून्यता का फिलोसफी दी थी नागार्जुन ने। तो नागार्जुन इज द मध्यमिका स्कूल। नागार्जुन कौन थे? फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म। ओके, इन्होंने शून्यता का कॉन्सेप्ट भी दिया था, तो नागार्जुन वही थे, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी याद कर लेना, जल्दी रेगुलर बुक में नहीं मिलता। तो सिगिरिया एंड अनुराधापुरा, ये जो दोनों प्लेस हैं वो श्रीलंका में है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, तो याद रखना। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ केव है। ये सांची स्तूपा एमपी में, पता ये बाघा केव, अजंता, एलोरा, कान्हेरी केव, कार्ले केव।
तो ये बात याद रखना, चाहे वो अजंता, एलोरा, कान्हेरी केव, कार्ले केव, ये सब बुद्धिस्ट केव हैं, ये आपको पता होने पहली बार। और फिर इनका प्लेस पता होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केव इन दिस आर द महाराष्ट्र। ओके, तो ये महाराष्ट्र की। अजंता में हमको पता है 29 केव है अराउंड। फिर एलोरा में आई थिंक 34 केव है। कान्हेरी केव, कार्ले केव, ये सब मतलब कब हुए थे, तो वाकाटका डायनेस्टी भी याद होना चाहिए। तो ये सब आप देख लेना और पढ़ लेना इसके बारे में डिटेल में, बट इतना तो मतलब आप रट्टा मार लेना। ओके, तो हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पर इस पेज के सारे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। यहाँ पर भी ये देख लेना, बुद्धिस्ट साइट है कुछ, इससे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मोनेस्ट्रीज है यहाँ पर लद्दाख में, ये भी याद पता होना चाहिए। लद्दाख में आपको पता करना है कौन सी मोनेस्ट्री है। ओके, मोनेस्ट्री। ओके, ये काठमांडू, लुम्बिनी नेपाल, ये पाटान, पायतान भी याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए। फिर बारहूत स्तूपा, ये याद होना चाहिए। बारहूत स्तूपा जो है वन ऑफ द बी सेइंग दैट कि वन ऑफ द एंशियंट स्तूपा, मतलब मोस्ट एंशियंट स्तूपा इज कॉल्ड द बारहूत स्तूपा। जो फर्स्ट स्तूपा डेवलप किया गया था, अकबर ने डेवलप किया था, वो बारूद स्तूपा है, तो ये पता होना चाहिए। कपिल वस्तु, ये भी पता, कौशाम्बी कहाँ है, मरुत, ये सब देख लेना, महाबोध गया हो गया, तो ये सब आप इससे मतलब देख सकते हैं कि ये यहाँ पर केव वगैरह, महा यहाँ पर देखा अजंता, एलोरा, जुन्नार केव, ये नहीं था उसमें, तो ये भी पता देख लेना आपका। अमरावती, ये पता होना चाहिए। तो आप ये देख लेना पूरा अच्छे से आप मतलब। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। ओके, तो ये कह रहा है कि इंस्क्रिप्शन इधर दिए हुए हैं और इधर टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो देख कह रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति हमको पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्ता के टाइम पे था, हरिसेना ने कंपोज किया था, किसमें, संस्कृत में, ये भी याद रखना। तो अब समुद्रगुप्त, हरिसेना, पहले गुप्ता डायनेस्टी हमको पता है 320 के अराउंड स्टेब्लिश हुई थी। ओके, और श्री गुप्ता थे फर्स्ट, फिर चंद्रगुप्त आ गए फर्स्ट, और उसके बाद हमारे समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त के टाइम पे ये प्रयाग प्रशस्ति आई थी, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जो कि इंस्क्राइब्ड है अशोक का पिलर, इलाहाबाद के अशोकन पिलर पे, ये याद रखना। और इलाहाबाद के अशोकन पिलर पर जहांगीर का भी इंस्क्रिप्शन है। तो किनका किनका, पहले अशोका का हो गया, फिर हमारे समुद्रगुप्त का, फिर जहांगीर, इन सब का इंस्क्रिप्शन इस पे मेंशन है, तो ये आपको पता। तो हमको पता है कि 320 में, अराउंड 320 के, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन अब देखते हैं सॉल्व करें। 320 के अराउंड गुप्ता डायनेस्टी आई। तो पहले श्रीगुप्त इसके फाउंडर थे, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त आए फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त। और ये भी पता है कि ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गए, श्रीगुप्त हो गए, इनके टाइम पे जो हमारा गुप्ता डायनेस्टी, वो छोटे से प्लेस पे रूल करता था, और इनका टाइम पीरियड भी बहुत कम था। तो अराउंड हम ये मान सकते हैं कि जो ये समुद्रगुप्त थे, वो 370 के अराउंड पहुंच गए होंगे, या 319 पे पहुंच गए होंगे। तो ये 300 सेंचुरी का क्या, फोर्थ सेंचुरी। तो आप ऐसे में आप इसको समझ सकते हैं कि सो वन इज करेक्ट, क्योंकि हमको पता है कि जो ये फोर्थ सेंचुरी के अराउंड ही था। ओके, फिर कह रहा है चाइनीज जो ट्रेवलर था फायान, वो कब आया था। तो चाइनीज ट्रेवलर फायान हमको पता है चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे आया था, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। ओके, और वो विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त सेकेंड है, समुद्रगुप्त के बाद आए थे। और समुद्रगुप्त हमने माना कि फोर्थ सेंचुरी के अराउंड में समुद्रगुप्त थे। तो भाई क्या मतलब, जो ये हमारे चंद्रगुप्त हो गए जो सिक्स सेंचुरी में, मतलब फिफ्थ सेंचुरी पूरा, मतलब इट इज पॉसिबल, ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल, कोई भी मतलब, इवन यू हैव सीन दैट कि नो
मेजर रूलर हैव रूल्ड मोर देन द 50 और 70 ईयर। एंड अगर हम चंद्रगुप्त की सेकंड की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड ने, हमको पता है इन्होंने अपना कैलेंडर जो इस्टेब्लिश किया था, इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया था वो था 300 चंद्रगुप्त सेकंड। यस, चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड था वो था हमारा अराउंड 1 मिनट 400 के 420 के। तो ये तो 5th सेंचुरी में जाएगा ना, 420 सी। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट तो सही था बट सेकंड वाज रॉन्ग। थर्ड कह रहे हैं मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे। 5th सेंचुरी सही है, क्योंकि अगर 4th सेंचुरी में 400 आ गया तो 6th सेंचुरी, वो 5th सेंचुरी सही है, तो ये भी सही है। फिर हर्षचरिता बाणभट्ट, हमको पता है हर्षचरित जो हर्षा थे वो हमारे 630 के अराउंड थे, 630 सी के अराउंड। तो अगर 630 सी के अराउंड मतलब 7th सेंचुरी, तो यहाँ पर हर्षचरित 6th सेंचुरी में कहाँ आ गए भाई? तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, हर्षचरित बाणभट्ट इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, नो नो, 3 इज करेक्ट था, 3 हमने करेक्ट लगाया। तो 4 इज 3 इज करेक्ट, 4 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। फिर देखते हैं ये जो ऐहोल प्रशस्ति जो रवि कीर्ति का था, हमें पता ही है हादसा के टाइम पे जो पुलकेशिन सेकंड थे उन्हीं के टाइम पे ये लगाया गया था। तो ये 7th सेंचुरी सही है, 630 के अराउंड मैंने बताया था 7th सेंचुरी, तो ये सही है। फिर कविराज मार्गा अमोघ वर्षा, ये 8th सेंचुरी, राष्ट्रकूट किंगडम से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रकूट राज के। और अमोघ वर्षा जो थे राष्ट्रकूट राज रूलर थे और ये 9th सेंचुरी में थे। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि आपने सबसे इजी जो मुझे इसमें लगता है कि ये हर्षचरित आप मान सकते हो कि ये 7th सेंचुरी में थे, तो हमारा 4 इनकरेक्ट है। तो 4 जैसे इनकरेक्ट हुआ ये गया, ये गया। और हमको पता है कि हमारा जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, तो फर्स्ट दोनों में करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 एंड 3 आर करेक्ट, 1 एंड 3 आर करेक्ट। अब हमारी बात आई 5 एंड 2 में। तो 5 तो हमने देखा ना कि करेक्ट है, तो 1, 3 एंड 5। ओके, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये केवल मतलब सिर्फ एक छोटा सा वेव था बताने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम बहुत फास्ट वे में और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और कमेंट में आप बता दीजिए। अराउंड 50 लाइक अगर मिल गई तो नेक्स्ट पार्ट आएगा और उसको फास्ट वे में और बहुत जल्दी से और इनोवेटिव वे में सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो मैं खुद से तो पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ, बट इट इज़ अ फर्स्ट टाइम कि मैं पीवाईक्यू टीचिंग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो सारे जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो मैं एक साथ अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ अभी वीडियो में, थोड़ा मतलब नर्वस और अदर रीजन के कारण, क्योंकि पढ़ाने में और खुद के बताने में थोड़ा डिफरेंस होता है। बट आई विल फुलफिल दैट गैप, but you have to support me. Thank you so much. Thank you. Thank you. Please subscribe JPTIS PCS.